So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science part 2 chapter number 1 second book राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। इसका पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को चैप्टर वाइज और इफेक्टिव तरीके से फिनिश कर सकते हैं। सो आज की इस क्लास का हमारे पास टॉपिक है भारत विभाजन और समस्याएं। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जब भारत का विभाजन हो रहा था तो कौन सी पार्टी की तरफ से क्या मत आ रहे थे, इंटरनेशनल सिचुएशंस क्या थी, नेशनल लेवल सिचुएशन क्या थी। इन सभी टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ फिनिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भारत विभाजन, विस्थापन और परिणाम। तो इसका नाम का मतलब हम जानते हैं कि भाई भारत का विभाजन हो रहा है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जिस भारत की आज़ादी के लिए सभी लोग साथ मिलकर लड़ाई कर रहे थे, उसके अंदर हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। अल्टीमेटली हर एक जाति का इसमें मिलन था कि भाई कैसे ना कैसे करके हमारे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। उसके बाद हम अपने देश को खुद अपने तरीके से चलाएंगे, यानी लोकतंत्र तरीके से चलाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो तुरंत मुसलमानों के लिए एक अलग देश की बात कर दी गई। तो ऐसा ये सिर्फ और सिर्फ कुछ अंग्रेज़ों की मिली भगत थी और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि मुस्लिम लीग द्वारा उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ से ये हुआ कि इस पूरे भारत को जो हम सब ने मिलकर आज़ाद करवाया है, आने वाले समय में मुस्लिम्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये बात रखी गई मुस्लिम तर्क की, मुस्लिम लीग की। तो हमने क्या करना है कि भाई मुसलमानों के लिए इस भारत के विभाजन को कर कर मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना देना है जहाँ पर हम अपनी डेवलपमेंट खुद ही कर लेंगे। तो इसी वजह से ये बात जब रखी गई तो आज़ादी से पहले इस बात पर चर्चा होना शुरू हो गई थी। तभी तो जब हम आज़ाद हुए तो 14 से 15 अगस्त यानी मध्य रात्रि के बीच में ये ऐलान भी हुआ था कि हम पूरे ब्रिटिश इंडिया को, यानी जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल है, हम उनको भी आज़ाद कर रहे हैं और अल्टीमेटली हम ये भी कह रहे हैं कि पूरे भारत में से हिंदू और मुसलमानों के नाम पर भारत का विभाजन भी होगा। मगर उस समय ये तय नहीं किया गया था कि विभाजन के अंदर कौन सा देश कहाँ किस एरिया में बटेगा। तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, मुस्लिम लीग द्वारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म हुई थी जिससे मुस्लिम लीग ने तर्क दिया था कि हिंदू और मुसलमानों के नाम पर इस भारत का विभाजन होना चाहिए। अब हम समझते हैं अपने नोट्सों के द्वारा। सो बेसिकली मुस्लिम लीग द्वारा ये तर्क दिया गया कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम नाम की दो बड़ी कौमों का देश है। और इसी तर्क द्वारा मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश के लिए मांग की और यहीं से विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। सो स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में जरूर आना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए सभी जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो सारे हिंदूज हों चाहे वो सारे मुस्लिम्स हों, अगर सभी इस कानून के साथ होते, सभी इस कानून के साथ होते तो दोनों तरफ से इसका विरोध नहीं होता। दोनों तरफ से इसका विरोध नहीं होता। हिंदू पक्ष से भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर विरोध हुआ था, जो आज पाकिस्तान में एरिया लगता है, और हिंदुस्तान की तरफ से भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से और मुस्लिम लीडर्स की तरफ से बढ़ चढ़कर विरोध हुआ था। उसमें कई सारे नाम हमारे पास आते हैं जिन्होंने इस कानून का बढ़ चढ़कर विरोध किया और कहा कि ये सब हमारे लिए ही खराब है, यानी कि जब तक हम साथ रहेंगे तभी हम अपने आप की डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप की ग्रोथ कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब आप खुद देखिए कि जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, अब भारत की सबसे ज्यादा जो तनातनी बनी रहती है पाकिस्तान के साथ बनी रहती है। अल्टीमेटली सही बात है, जब पाकिस्तान के साथ हमारी हमेशा लड़ाई बनी रहती है तो लड़ाई कोई बातों से नहीं होती, लड़ाई पैसों से होती है। जैसा कि हम पिछली बुक में पढ़कर आए हैं कि युद्ध का मतलब पैसा है। तो जिस देश से हमारी तनातनी बन रही है, समझ लो हमारी जीडीपी का बहुत अच्छा खासा परसेंटेज उस लड़ाई में लग रहा है, यानी कि उससे हम लड़ने के लिए अपने आप पे हथियार खरीद रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और अल्टीमेटली जो हमारे लोक कल्याण के कार्य हैं उन पे हमारा थोड़ा कम ध्यान हो जाता है इन लड़ाइयों की वजह से। तो इसी बात को, यानी फ्यूचरिस्टिक पर्पस को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े नेताओं ने, गफ्फार खां जैसे नेताओं ने ये बात रखी कि मुसलमानों के लिए और हिंदू के लिए सब एक ही है और अल्टीमेटली हम सब मिलजुल कर जब रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सब जो कानून बनाए जा रहे हैं ये बिल्कुल हमारे लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल खराब है। तो ये सब बातें रखी गई, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बातों को इतना आगे नहीं बढ़ाया गया। और जैसा कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग को बहुत आग हो रही थी कि भाई कैसे न कैसे करके भारत अलग ही हो, तो इस वजह से इससे हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई, विभाजन की प्रक्रिया। सो हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं अपने नोट्सों के द्वारा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली जब बहुत बार इस बात पे चर्चा कर कर कि विभाजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जगह जगह पर मुसलमानों के बीच में तकरीर कर कर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा तो ये सब बातें रखी गई, तब फाइनली जाके इस बात को टाला नहीं जा सका। फिर ये बात उत्पन्न हुई कि भाई भारत का विभाजन तो होगा ही। तो यहाँ से तो जब इस बात को माना गया कि चलो विभाजन होगा हिंदू और मुसलमानों के आधार पर, तो अब ये समस्या उत्पन्न हुई कि भारत का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। यानी कि जब बहुत बाद में जाके इस बात पे मत रखा गया कि भाई नहीं हो रही, सारी कोशिशें फेल हो रही हैं, भारत का विभाजन होगा ही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इतनी सारे तर्क आ रहे थे और वो भी उस समय में बड़े नेता थे, तो इसीलिए अब ये बात रखी गई कि भारत का विभाजन तो होगा। मगर अब ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भारत का विभाजन होगा तो कौन सा हिस्सा पाकिस्तान माना जाएगा और कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान माना जाएगा। और यही कारण है जो कि बड़े बड़े नेताओं ने ये तर्क दिया है कि 14 से 15 अगस्त यानी 15 अगस्त की सुबह हर एक नागरिक के लिए खुशी का दिन तो था, बट उससे ज्यादा गम का दिन भी था, क्योंकि उनको हम नागरिकों को यही नहीं पता था कि जिस जमीन पर अभी हम खड़े हैं वो हिंदुस्तान की होगी या पाकिस्तान की होगी। क्योंकि 14 अगस्त को ये 14 से 15 अगस्त के बीच में रात को 12 बजे करीब ये ऐलान हो गया था कि भाई भारत का विभाजन होगा, मगर उस समय एरिया डिसाइड नहीं हुआ था। तो इसीलिए 15 अगस्त का दिन सभी के लिए खुशी का भी था, तो थोड़ा सा गम का भी था, थोड़ा नहीं बहुत गम का था। तो इस वजह से यहाँ पे हमने जाना कि भारत का कौन सा हिस्सा दिया जाएगा। तो अर्थात इस समस्या का बहुत बाद में सोच समझकर विचार कर कर ही समाधान आया कि पूरे भारत में जहाँ सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या होगी वे पाकिस्तान बनाया जाएगा। यानी कि अब ये बात रखी गई कि भाई पूरे भारत में अब हर जगह पर मुस्लिम रहते हैं, हर जगह पे हिंदू रहते हैं। कभी तो किसी ने सोचा भी नहीं कि भाई मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनाया जाएगा, अलग देश बनाया जाएगा या हिंदूज के अलग, तो इसीलिए सब मिक्सअप रहते थे। तो बाद में जाके इस बात को बहुत जब चर्चा में लाया गया तो ये कहा गया कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जहां मुसलमान रहते हैं उसको पाकिस्तान माना जाएगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे पूरे भारत के अंदर दो हिस्सों में सबसे ज्यादा मुसलमान निकले। पहला आता है पूर्वी हिंदुस्तान और दूसरा हमारे पास आता है पश्चिमी हिंदुस्तान। ठीक है, पश्चिमी हिंदुस्तान यानी कि सो बेसिकली यहाँ पे हम समझ गए। फिर बाद में जाके जो देखा भाई पूर्व के हिस्से में और पश्चिम के हिस्से में सबसे ज्यादा मुसलमान पाए गए, तो बाद में जाके हिंदुस्तान की जगह इनको पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाद में जाके इस बात से पहचाने जाने लगा। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत बाद में जाके लड़ाई वगैरह भी हुई, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो वो हम सब समझेंगे अभी आगे चैप्टर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि भाई भारत का विभाजन हो गया, किस बेस पर हो गया, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की पाई गई उस बेस पर भारत का विभाजन हुआ और उस क्षेत्र को पाकिस्तान माना गया। और मैं आपको बताऊं कि जब जैसे कि हम पढ़कर आए हैं कि भारत के दो क्षेत्र ऐसे निकले जिसके अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान देखे गए, जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से ये तर्क भी दिया गया था कि पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान तक हमें एक रास्ता भी चाहिए जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, हमारे बिजनेस सेक्टर में या किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पर हमारी हेल्प हो, यानी कि हम उस देश मतलब उस जगह से इस जगह पर इजीली कनेक्ट रह सकें। तो बीच में सड़क की मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मगर मैं आपको बताऊं कि इस मांग को रद्द कर दिया गया था। वो क्यों किया गया था? क्योंकि अगर ये मांग स्वीकार कर ली जाती तो इस मांग के स्वीकार करने के बाद भारत के दो और विभाजन हो जाते, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। मान लीजिए आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी सेना बिछा देता इधर, तो हम तो इधर आ ही नहीं पाते, आगे चल के लड़ाइयाँ होती। तो इस मांग को तो रद्द कर दिया गया, भाई ये मांग तो आपकी पूरी नहीं होने वाली, आपको जो हिस्से मिले हैं आप इसको अपने सेटिस्फाइड करो और इसमें डेवलपमेंट करो जैसा कि आप कह रहे थे। तो ये बातें रखी गई। मगर इस बात के साथ, इन कानूनों के साथ एक कानून और भी आया था जिसके ऊपर किसी ने इतना दबाव नहीं दिया, ना ही ध्यान दिया। वो क्या है कानून? देखो, जब परंतु ये कहा गया था कि दोनों ही जगह पर आने वाले सभी अल्पसंख्यकों पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा और वह उसी जगह को छोड़ें, यानी कि उनके ऊपर कोई भी तरीके किसी तरीके का दबाव नहीं डाला जाएगा कि भाई जिस जगह पर तुम रह रहे हो यहाँ से छोड़कर अपने देश भागो, ऐसा नहीं कहा जाएगा। यानी पाकिस्तान के जो अंदर हिंदू रह रहे हैं उनसे ये दबाव नहीं कहा जाएगा कि भाई यहाँ से छोड़कर तुम हिंदुस्तान जाओ, या हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं कि तुम यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान जाओ। ये किसी भी तरीके का कोई दबाव
नहीं होगा। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही धर्मों के बीच में दोनों ही तरीके के लोग पाए जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। और आप देख पाएंगे कि जो बुरे लोग होते हैं किसी भी धर्म के, वो अच्छाइयों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो ये जो कानून आया इसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, ये तो है ही नहीं। तो इसी वजह से दोनों ही जगह पर सांप्रदायिक धर्म के नाम पर हिंसक दंगे भड़क उठे और पाकिस्तान की तरफ से हिंदुओं को मार के हिंदुस्तान भेजा जाने लगा और फिर यहाँ से शुरुआत हुई हिंदुस्तान की तरफ से मुसलमानों को मारकर पाकिस्तान भेजा जाने लगा। शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, वहाँ पर जो हिंसक दंगे भड़के, वहाँ से बहुत बुरी सिचुएशंस में ट्रेन आई थी हिंदुस्तान की तरफ, फिर वहाँ का बदला यहाँ से लिया गया, फिर यहाँ से भी ट्रेनें भेजी गई। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसी का नहीं हुआ, बेकसूर लोगों की जानें गई, बच्चों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, टांग पे टांग रख के चीर दिया गया और आदमियों को गोली मार दी गई, छुरी मार दी गई, औरतों के साथ गलत व्यवहार हुआ, बहुत ही बदतमीजी हुई ट्रेन के अंदर। यानी अल्टीमेटली दोनों ही तरफ से हदें पार थी। हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, जितनी सिचुएशन वहां से खराब हुई थी उससे ज्यादा कहीं यहाँ से भी खराब हो गई थी। तो बातें ये उठी कि भाई जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इंटरनेशनल लेवल बात उठ रही थी, इंटरनेशनल लेवल पे कि जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस लड़ाई के अंदर तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ लड़ रहे थे। यानी कि जिस लड़ाई के अंदर भगत सिंह थे तो उस लड़ाई के अंदर अशफाकुल्ला खान भी थे, जिस लड़ाई के अंदर गांधी जी थे तो उस लड़ाई के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना भी तो थे। भाई वो भी तो भारत को आज़ाद कराने लगे पड़े थे। मगर बाद में जाके ऐसा अंग्रेजों के द्वारा भड़काया गया, ऐसी मीन्स अंडरस्टैंडिंग पैदा की गई कि वही नेता, वही लोग अलग अलग देशों की मांग करने लग गए और जिससे क्या हुआ कि वो लोग तो सेफली पहुंच गए, मगर जिनको जाने कहीं जो कि बेकसूर लोग मारे गए वो बेकसूर थे। यानी कि दोनों ही जगह से बेकसूर लोगों की हत्या होने लगी। तो अर्थात परिणाम ये हुआ बिल्कुल उल्टा और दोनों ही जगह पर धर्म के नाम पर हिंसक दंगे भड़क उठे और दोनों ही क्षेत्र के अल्पसंख्यक लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी दोनों ही जगह के अल्पसंख्यक जो लोग थे किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, अल्पसंख्यक लोगों को परेशानी हुई थी जो दोनों ही जगह पर आते थे। तो अर्थात हमारा इससे एक रिजल्ट ये निकला कि भारत की छवि बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही बातें बार बार उठ रही थी कि पहले सब दोस्त थे, अब एक दूसरे को मानने पे खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे भारत सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी। जो हमें ग्रोथ करनी थी, जो ग्रोथ की प्लानिंग हमने की थी, लोकतंत्र किया था, वो सब हमें अब अकेले ही करना था। यानी कि वो लोग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये विभाजन सिर्फ इंसानों का है नहीं था, ये विभाजन अल्टीमेटली भारत के अंदर आने वाली हर एक चीज़ का था, उसको विभाजित किया गया और अल्टीमेटली कुर्सियों तलक का विभाजन हुआ, बर्तनों तलक का विभाजन हुआ, जो कि पूरे एक तरह से हिंदुस्तान के खजाने में आते थे। अल्टीमेटली मैंने तो ये सुना, मैंने पढ़ा भी कि बुक्स का भी विभाजन हो गया था। और मैं आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान तो बिल्कुल नया था, हमने तो पहले डेवलपमेंट कर ली थी, मतलब हम सब ने। तो पाकिस्तान जब अलग हो गया तो उसके पास तो इतनी डेवलपमेंट रिसोर्स नहीं थी, तो वहाँ पर कुछ सालों तक भारतीय रिजर्व बैंक से नोट भी छापी जाने लगी। आप देख पाओगे कि पहले की जब हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वहाँ के शुरुआती नोट जो हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा रहता है, क्योंकि कुछ समय तक उन्होंने हमारी रिसोर्सेज यूज़ करी थी जब तक उन्होंने खुद की डेवलपमेंट नहीं करी। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर था। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। एक पार्ट और हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय, क्योंकि हम चैन बनाकर पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि भाई राष्ट्रीय निर्माण कैसे हुआ, कितने साल बाद हुआ, क्या क्या चुनौतियां आई और क्या सहमति थी। अब हमने देखा विभाजन की समस्या, विस्थापन की समस्या और अल्टीमेटली परिणाम। और अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, अपने रजवाड़ों की तरफ, रियासतों की तरफ, जो कि किस तरीके से भारत के अंदर आए, किस तरीके से भारत के अंदर विलय हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट किसी भी पॉइंट के अंदर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसी दिन उस डाउट को कंप्लीट करने की और आपको समझाने की अच्छी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।